गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सब कुछ ठीक? चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने हाइड्रोजन नाम का चैप्टर शुरू कर दिया है और पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोजन का एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन देख लिया था। हमने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन चेक कर ली थी और हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों के साथ सिमिलैरिटीज भी है, डिससिमिलैरिटीज भी है और कुछ यूनिक एबिलिटीज भी है। तो इन कारणों की वजह से पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को फर्स्ट पीरियड में रखना ठीक है, लेकिन ग्रुप 1 या ग्रुप 17 के साथ जोड़कर रखना गलत है। इसलिए हम लोग हमेशा पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को एक अलग पोजीशन देते हैं। यूजुअली पीरियोडिक टेबल्स में आपको वो ग्रुप 1 के ऊपर ही लिखा हुआ दिखता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना या तो हाइड्रोजन और लिथियम के बॉक्स में गैप होगा या तो हाइड्रोजन के बॉक्स का कलर अलग होगा और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रांसियम के बॉक्स का कलर अलग होगा। मतलब यह बोलना है कि हाइड्रोजन डू नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप 1, नीदर इट बिलोंग्स टू ग्रुप 17। फिर हमने उसके आइसोटोप्स की बात करी, आइसोटोप्स की पोजीशन वगैरह, अकरेंस वगैरह की बात करी। रेडियो एक्टिव आइसोटोप ट्रीटियम देखा, बीटा पार्टिकल रिलीज करता है, हाफ लाइफ देखी और यह देखा कि उसका बहुत ही ज्यादा रेयर कंपोजिशन होता है। फिर हमने यह भी देखा कि तीनों आइसोटोप्स न्यूट्रॉन के नंबर की वजह से डिफर कर रहे हैं, मास की वजह से डिफर कर रहे हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी में इनके डिफरेंस आ जाता है। यहां तक कंप्लीट करने के बाद लेट्स स्टार्ट preparation of hydrogen. Guys, it is a really very important topic, that is preparation of hydrogen. हम लोग यहां पर यह सीखने की कोशिश करेंगे कि जो हाइड्रोजन नाम की गैस है या ये जो हाइड्रोजन नाम का एलिमेंट है, इसे कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो मेरे लाडले बच्चों, सबसे पहली प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो आती है वो अपन लेबोरेटरी लेवल पर सीख लेते हैं। मतलब जो लेबोरेटरी लेवल पर, जो छोटे मोटे लेवल पर, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में जब आपको हाइड्रोजन चाहिए होती है तो हम लेबोरेटरी में बना लेते हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ कर रहे हो, आप अपने लेबोरेटरी में कुछ काम कर रहे हो, तो वहां पर आप कोई ढेरों भर भर के या टन्स में या लीटर्स में थोड़ी, आप हजारों लाखों लीटर हाइड्रोजन थोड़ी बनाते हो, थोड़ी सी हाइड्रोजन बनाते हो। तो लेबोरेटरी लेवल पर हाइड्रोजन जो बनाई जाती है उसकी क्वांटिटी कम होती है, लेकिन हाइड्रोजन को कैसे बनाया जाए लेबोरेटरी लेवल पर, तो यहां पर आपके पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। याद करो, हमने अभी अभी रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ के आए हैं और रेडॉक्स रिएक्शन ना भी याद हो तो आपको यह तो पता है ना कि एक रिएक्टिविटी सीरीज नाम की कोई चीज होती है दुनिया में, जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को यानी मेटल्स को इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी के हिसाब से जमाते हैं। तो आपको बस यहां पर यह ध्यान रखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इतने सारे मेटल्स आपके हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, टिन। ये सब आपके हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब एसिड के अंदर मौजूद, एसिड के अंदर मौजूद हाइड्रोजन को ये मोर रिएक्टिव मेटल बड़े आराम से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी और ZnSO4 बन के हो जाएगा अलग और आपको आपकी हाइड्रोजन गैस यहां पर मिल जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो लेबोरेटरी लेवल पर आप जब कभी भी किसी मेटल को एक एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो यहां पर आपको बड़े आराम से एक सिंपल एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको होती हुई दिखाई देती है और यहां पर आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। यू विल गेट योर
हाइड्रोजन गैस। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो एसिड लिया है इसकी हमेशा ध्यान रखना, इट शुड बी डाइल्यूट। भाई जितना डाइल्यूट एसिड लोगे, देखो इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है, देखना बहुत मजा आएगा। अगर आप यहां पर कंसंट्रेटेड एसिड ले लेते हो तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड एसिड में लेट से पानी आपने मिलाया 1 लीटर, तो 1 लीटर पानी में ये जो एसिड है ये बहुत कम H+ छोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं है, वॉल्यूम कम है, तो ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा। यानी कि पानी कम एसिड ज्यादा, पानी कम एसिड ज्यादा, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स जो होंगे वो फ्री स्टेट में थोड़े कम होंगे। लेकिन जब आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे, अगर आपने इसको 5 लीटर कर दिया तो आप ढेर सारे प्रोटॉन्स आपको यहां पर आराम से घूमते हुए नजर आएंगे। दे विल बी फ्री टू रिएक्ट, और जब ये रिएक्ट होंगे तो आपको आपका उतना ज्यादा हाइड्रोजन मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना एसिड को डाइल्यूट करके यूज करना। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड यूज किया तो आपको उतने ज्यादा प्रोटॉन्स रिएक्शन में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो कॉन्जेस्टेड रहेंगे, गुचुड़ मुचुड़ रहेंगे, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको उनको फ्रीडम देनी पड़ेगी। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी केमिकल रिएक्शन भी क्लास 10th में पढ़ के आ जाते हैं हम लोग, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अ बेस। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, हर कोई मेटल आपके बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। यहां पर ध्यान रखना, यू हैव टू यूज टू मेटल्स, इधर आप जिंक का इस्तेमाल करो या आप एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करो। ध्यान रखना इस केमिकल रिएक्शन में, यहां तो मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स बता दिए, आप पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, इतने सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इन सब की रिएक्टिविटी इस हाइड्रोजन से ज्यादा है। लेकिन बेसिस के अंदर ऐसा नहीं होता, बेसिस के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती, इसलिए यहां पर हमें जिंक और एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स लेने पड़ेंगे जो सिलेक्टिव होते हैं कुछ बेसिस के साथ रिएक्ट करने के लिए, और बेस भी यहां पर आपको स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा। तो मान लो आपके पास में Zn है और आपने इसको एक बेस के साथ रिएक्ट कराया NaOH के साथ, तो यहां पर क्या बनेगा, Na2ZnO2, Na2ZnO2, यानी 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ ट्रीट कराओगे तो Na2ZnO2 बन जाएगा। देखो दोनों ऑक्सीजन यूज हो गए, दोनों सोडियम यूज हो गए, जिंक यूज हो गया, क्या बचे 2 हाइड्रोजन। ये आपको हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकलती हुई दिखाई देगी, इसको बोला जाएगा सोडियम जिंकोएट, सोडियम जिंकेट, नॉट जिंकोएट, सोडियम जिंकेट, ZINCAT, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। क्या मेरे लाडले लाडले गुलगुलों को ये बात समझ में आ गई? तो गाइज ये आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज है, ये प्रिपरेशन आप लोग कहां कर सकते हो, सिंपली लेबोरेटरी लेवल पर। मोना डार्लिंग, लेबोरेटरी लेवल पर सोना कहां है? मोना डार्लिंग जल्दी से इसको लिख लीजिए। हो गया? रॉबर्ट कहां है मेरा सोना? आगे बढ़े, अच्छी बात है। अब हम कमर्शियल लेवल पर चलेंगे, जहां पर हम काम करते हैं कमर्शियल लेवल पर। मोटा भाई, तो मेरे लाडले बच्चों, लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एट कमर्शियल लेवल, अब मेरे प्यारे बच्चों कमर्शियल लेवल पर कैसे? बहुत सारी क्वांटिटी में, जहां पर हमको चाहिए ढेर सारी क्वांटिटी में, तो इसमें सबसे पहली जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आती है वो बहुत इजी है, और वो क्या है? सिंपल, आप आपके पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ योर वाटर। बिल्कुल सीधा सा गणित है। कैसे? देखो, जैसे आपने वाटर लिया, एक चेंबर में आपने वाटर डाल दिया, वाटर के अंदर आपने एक इलेक्ट्रोड डाला कैथोड, एक इलेक्ट्रोड डाला आपने एनोड, वो इलेक्ट्रोलिसिस वाला। आप एक चेंबर ले लीजिए, एक बड़ी सी टंकी ले लीजिए, उसके अंदर पानी भर दो, एक कैथोड डालो, एक एनोड डालो, पानी भर दो, यहां से बैटरी लगा दो, ये बैटरी का पॉजिटिव पार्ट, ये बैटरी का नेगेटिव पार्ट।
जब पानी के अंदर करंट भेजेगा ये ड्र करके, तो यहां से पानी टूट जाएगा दो पार्ट में, H2 अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। हम लोग सब जानते हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो ऑक्सीजन आपको यहां से पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि आपको यहां से कहां से निकलता हुआ दिखेगा, एनोड पर एनायन। तो ये कैथोड पर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इसके ऊपर एनायंस आएंगे, तो ये एनोड से आपको ऑक्सीजन गैस निकलती हुई दिखाई देगी और कैथोड से आप लोगों को हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई देगी। तो आप यहां पर मेंशन भी करेंगे कि ये निकलेगी कैथोड से, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में दिखाई देता है, तो कैथोड मतलब कैटायन। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके पास में कैटायंस आए, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके पास में कैटायंस आए, तो कैटायंस तो हाइड्रोजन ही बनाता है, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये कैथोड से निकलेगा, ये एनोड से निकलेगा। क्या बात समझ में आ गई मेरा बच्चों? क्या ये चीज क्लियर हुई? अच्छा बोलो हाँ, आगे बढ़े। गुड, पक्का, ठीक है भाई। इसमें कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं ना भैया? चलो यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुमको गड़बड़ हो सकती है भाई। कैटायंस कैथोड पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो जब पानी टूटता है तो पानी ऐसा टूटेगा, 2H पॉजिटिव अलग होगा और O2 डाई नेगेटिव अलग होगा। पहले पानी इस प्रकार टूटेगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये एनोड की तरफ जाएगा, नहीं सॉरी, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये कैटायंस किसकी तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ। कारण, क्योंकि कैथोड पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ये एनायन किसकी तरफ जाएगा? ये एनायन जाएगा एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब ये ऑक्सीजन, सॉरी O डाई नेगेटिव, अब ये ऑक्सीजन O डाई नेगेटिव एनोड पर जाकर अपने आप को इस प्रकार से O में तोड़ेगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। फिर दूसरा ऑक्सीजन आएगा, वो भी एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो एनोड पर क्या होगा? 2O डाई नेगेटिव आएंगे, O2 बन जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। क्या बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? फिर एनोड से ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए कहां आएंगे? कैथोड के पास। कैथोड पर कौन है? 4H पॉजिटिव आएंगे, उनको 4 इलेक्ट्रॉन ये वाले मिलेंगे और वो 2 मोल्स ऑफ H2 गैस के अंदर टूट जाएंगे। तो ये कहां बन रहे हैं? ये कैथोड पर बन रहे हैं, और ये कहां बन रहे हैं? ये एनोड पर बन रहे हैं। इसलिए कैथोड और एनोड से आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक है भाई, बहुत इजी है, बहुत आराम से समझ में आ जाने वाली बात है। क्या इतनी चिंता वाली भी कोई बात नहीं है कि तुमको कोई स्कूल में या कहीं पर ये पूछने वाला है। भाई पता होना चाहिए, बस मेरा लाडला बच्चों को ये चीज पता होनी चाहिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास में एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड है, अगर आप एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड को सिंपली वार्म करते हो, एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप सिंपल वार्म करते हो, तो भी ये आपको हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करके देगा। इट विल ऑल्सो गिव यू हाइड्रोजन गैस। क्या बात समझ में आ गई? तो दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड को अगर आपने वार्म कर दिया तो ये आपको हाइड्रोजन गैस देगा। एंड गाइस ध्यान रखना, इस हाइड्रोजन गैस की जो प्योरिटी होगी वो 99.9% होगी, एंड इट इज द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ, इट इज द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ व्हाट? योर हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गई मेरे लाडले बच्चों? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? चलिए ग्रेट। तीसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस मेथड को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। सर ये कुछ सुना सुना लग रहा है। सुना सुना, तूने सुना, भाई क्लास 10th में पढ़ा होगा ना, जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है NaCl, दैट इज कॉल्ड एज ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब नमक को अगर पानी में घोल दिया तो वो बन जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन को जब आप वाटर के साथ में इलेक्ट्रोलाइज करते हो तो यहां पर क्या होता है? यहां पर क्या होता है? ये जो क्लोरीन है, एक तो आपको क्लोरीन गैस निकलती हुई दिखाई देती है। अब आप लोग सब जानते हो कि जो क्लोरीन गैस है
वो ऑक्सीजन की तरह ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्लोरीन गैस आपको एज यूजुअल एनोड से बाहर निकलती हुई दिखेगी। यहां पर ये जो हाइड्रोजन गैस है, इनफैक्ट यहां पर भी इसके 2 मोल्स होंगे, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है आपको हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई दिखेगी, ऑब्वियस सी बात है कैथोड से। फिर यहां पर Na बचा और यहां पर OH बचा, तो यहां पर आपको 2 मोल्स ऑफ NaOH सॉल्यूशन के अंदर ही दिखाई देगा, मतलब ये चेंबर के अंदर ही दिखाई देगा। कैथोड से आपकी हाइड्रोजन निकल जाएगी, एनोड से आपकी क्लोरीन गैस निकल जाएगी, तो ये हाइड्रोजन आपको एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस का एक बाय प्रोडक्ट है आपका हाइड्रोजन गैस। बट तोनू की फर्क पैंदा है और जी सानू की फर्क पैंदा है, असी तो ऑक्सीजन चाहिए सी, तो अगर अपने पास में ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन चाहिए सी, तो अगर आपके पास में हाइड्रोजन है तो फिर की फर्क पैंदा है कि वो बाय प्रोडक्ट हो कि मेजर प्रोडक्ट हो, हमको तो हाइड्रोजन चाहिए और अच्छी क्वांटिटी में मिल रहा है। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस यानी आपके नमक के पानी का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, इलेक्ट्रोलाइज कर दो, तो भी आपको ये मिल जाता है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब जो मेथड आ रही है, अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। देखो जो चीज इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं प्यार से आराम से धीरे धीरे करके समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्या यहां तक की बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? पक्की बात, श्योर शॉट। चलिए, फोर्थ मेथड इज द ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, is the treatment of hydrocarbons. What do you mean by hydrocarbons? ऐसे सब्सटेंसेस जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। गाइस एक बात मैं आपको अभी बता दूं, शायद क्लास 10th में ना पढ़ी हो, आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस एक शब्द पर टिकी है, हाइड्रोकार्बन्स। मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी सब्सटेंसेस होंगे सब के सब हाइड्रोजन और कार्बन से बने होंगे, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथीन, इथाइन, अल्कोहल्स वगैरह सब। ठीक है, तो जब आप हाइड्रोकार्बन का ट्रीटमेंट करते हो विथ वाटर in presence of a suitable catalyst, in presence of a suitable catalyst, आपको क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। कैसे? चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं। अच्छा, यूजुअली ये वाटर अपने वेपर फॉर्म में होना चाहिए। क्यों? देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपके पास में मीथेन है, मीथेन नाम की गैस को अगर आप वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हो तो आपने यहां पर 1270 केल्विन का टेम्परेचर रखा। आप खुद जानते हो कि इस केस में आपका जो वाटर है वो वेपोराइज हो जाता है, इनफैक्ट वाटर स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है, जैसे कुकर में से भाप निकलती ना वैसा। और सूटेबल कैटलिस्ट यहां पर आपको यूज करना है निकल, यानी कोई भी एक डी ब्लॉक एलिमेंट, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, जैसे कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट, अच्छा बिल्कुल फाइनली ग्राइंड, एकदम पीसा हुआ, एकदम बारीक आटे की तरह पीसा हुआ कोई भी निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम जैसा मेटल ले लो। एक हाइड्रोकार्बन को वाटर की स्टीम के साथ 1270 डिग्री पर 1270 केल्विन पर ट्रीट करो तो क्या होगा? यहां से ऑक्सीजन, यहां से कार्बन मिलकर बना लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहां से 2 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, वहां से 6 हाइड्रोजन, तो ये 3H2 गैस बन के आपको बाहर मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस। चलो एक और चीज डिस्कस करते हैं। मान लो क्लास में यहां पर C2H6 है, तो जहां C2H6 को अगेन वाटर वेपर के साथ ट्रीट करते हो, अगेन 1270 केल्विन का टेम्परेचर निकल की प्रेजेंस में, तो यहां पर आपको 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेंगे, 2 2 4, 4 और 6 10, यानी कि 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस मिलेंगे। तो सर क्या हर बार हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, एक जनरल स्टेटमेंट सीख लो। गाइस मेरे पास में जो एनसीईआरटी है ना उसमें गलती दे रखी है, एक पुरानी एनसीईआरटी में एक मिस्टेक है। अगर आपके पास भी एनसीईआरटी और अगर उसमें भी ये मिस्टेक है तो काइंडली उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूं क्या। अगर आप यहां पर CN
H2n+2 यानी किसी भी अल्केन के साथ, इतना तो आप लोग सीख ही चुके होंगे क्लास 10th में कि जब CnH2n+2 होता है यानी कोई अल्केन होता है तो आप उसका ट्रीटमेंट n मोल्स ऑफ वाटर के साथ कीजिए, सूटेबल कैटेलिस्ट और टेम्परेचर। तो यहां पर आपको n मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैस मिलेगी और यहां पर आपको 2n+1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस मिलेगी। गाइस एनसीईआरटी नाम की किताब में इसको 3n+1 लिखा हुआ है। अगर आप इसको 3n+1 करोगे तो ये हाइड्रोजन यहां पर बैलेंस्ड नहीं होगा। आप चाहें तो यहां पर इसको चेक करके देख सकते हैं। यहां पर हमने कार्बन में n का नंबर कितना रखा है, यहां पर मैंने n का नंबर 2 रखा है, तो यहां पर Cn की जगह 2 आ गया, H2n 2 2 जा 4, 4 + 2 6, 6 आ गया। फिर यहां पर मैंने 2 रखा तो ये 2 आ गया। फिर यहां पर n की जगह 2 रखा तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। नाउ यहां पर जब मैंने n की जगह 2 रखा तो 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5 मोल्स ऑफ H2 आ गया। मतलब रिएक्शन एग्जैक्टली प्रॉपरली बैलेंस्ड है और ये फॉर्मूला उसके अंदर अप्लाई हो रहा है। मतलब एनसीईआरटी में गाइस ये गलती है, एनसीईआरटी में ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो अगर आपके पास में पुराना एडिशन है एनसीईआरटी का तो उसमें अभी भी ये मिस्टेक दे रखी है कि ये 3n+1 किया हुआ है। हमें ध्यान रखना है, इसको 2n+1 करना है। अगर नए एडिशन में करेक्ट हो गया हो तो आई डोंट नो, लेकिन पुराने में गलती है। तो गाइस प्लीज इस बात को इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए ग्रेट। नाउ गाइस दिस मिक्सचर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, द mixture of carbon monoxide and hydrogen is called as water gas। इसको क्या बोला जाता है, इसको वाटर गैस बोला जाता है। रीजन, क्योंकि अगर आप रिएक्शन को उल्टा कर दो तो इट हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस वाटर। मतलब अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, मतलब अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का ट्रीटमेंट कर दो तो एक तो आपको मीथेन मिल जाएगा और एक आपको वाटर मिल जाएगा। तो इट हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वाटर। इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गाइस नोट करेंगे, जेई के लिए इंपॉर्टेंट, नीट के लिए इंपॉर्टेंट, स्कूल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, सिन गैस और सिंथेटिक गैस। सिन गैस और सिंथेटिक गैस क्यों, काय का सिंथेसिस करता है प्यारे बच्चों, जब आप इस रिएक्शन को उल्टा कर दोगे तो यहां पर आपको एक हाइड्रोकार्बन मिल रहा है, यहां पर भी आपको एक हाइड्रोकार्बन मिल रहा है। मतलब अगर आपने इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो यहां पर आपको हमेशा ये एक हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करते हुए आ रहा है। तो इट हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज, दैट मींस इट कैन सिंथेसाइज, इट हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज यानी बना सकता है ये व्हाट, हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स को सिंथेसाइज करने की भी कैपेसिटी रखता है, इसलिए इस मिक्सचर को सिन गैस के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेटिक गैस और सिन गैस। क्या ये बात समझ में आ रही है? देख लो गाइस ध्यान से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, जरा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए रहेगी आगे बढ़ने के लिए। आई विल बी रिक्वायरिंग अ छोटू मोटू सी जगह। पहले स्क्रीनशॉट मारो इसका, 1 2 3 खुचुक, हा, बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों और चीज सीखो, अभी तो ये शुरुआत है, और चीज सीखो इसके बारे में। इनफैक्ट ये जो मिक्सचर है मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर है, ये आप लोगों को CH3OH यानी आप लोगों को ये मीथेनॉल को सिंथेसाइज करने के भी काम में आता है। मीथेनॉल को सिंथेसाइज करने के भी काम में आता है। देखो एक कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, मतलब ये मीथेनॉल बनाने के काम में भी आता है, इसलिए भी इसको सिन गैस बोला जाता है। तो सिन गैस क्यों बोला जाता है? बिकॉज दिस मिक्सचर हैव कैपेसिटी टू सिंथेसाइज हाइड्रोकार्बन्स एंड मीथेनॉल। अब ये हाइड्रोकार्बन कोई भी हो सकता है, जितने कार्बन लोगे, जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड और जितने हाइड्रोजन लोगे, ये उतने बड़े आपको हाइड्रोकार्बन बना कर देगा। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए ग्रेट। अच्छा एक चीज और सीखो, एक और रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं कोल
गैसिफिकेशन। सर कोल का गैसिफिकेशन क्या होगा? तो मेरे प्यारे गुलगुलो, अगर आप डायरेक्ट कोल को, मतलब आपने यहां पर सीधे सीधे क्या उठा लिया, कोयला, और अगर आपने इस कोयले को वाटर स्टीम के साथ अगर आपने इसको ट्रीट कर दिया एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, क्या बोला मैंने उठाया कोयला, मैंने क्या उठाया, मैंने उठाया कोयला, और मैंने कोयले को सीधे 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 वाटर की भाप के साथ, यानी वाटर की स्टीम के साथ मैंने क्या करा दिया, रिएक्ट करा दिया। भाई टेम्परेचर तो अपन कितना ले रहे थे, वही 1270 केल्विन। तो यहां पर क्या होगा, सी और ओ, CO बन जाएगा और H2O बन जाएगा। देखो वापस से आपकी वाटर गैस, वापस से आपकी सिन गैस बन गई। लेकिन इस बार ये गैस काहे से बनी, बिकॉज ऑफ कोल। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of syngas from coal is called as कोल की गैसिफिकेशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया ओ बहुत जोर से आया। यो आई मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, पक्की बात। अच्छा एक चीज और सुनो, एक रिएक्शन का नाम और सीखो, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। अब सर ये क्या होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन का मतलब होता है कि जब आप इस कोयले से स्टीम को रिएक्ट करके सिनगैस बनाते हो, या आप किसी और मेथड से, जैसा भी मैंने आपको क्या सिखाया था वो मीथेन वाला, या जब आप CnH2n+2 प्लस n मोल्स ऑफ वाटर को ट्रीट करके n मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2n+1 मोल्स ऑफ जब आप हाइड्रोजन को ट्रीट करते हो, तो भी आप क्या बनाते हो, सिनगैस। तो ये सिनगैस आप कहीं से भी बनाओ, लेकिन अगर आपको हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाना है, अभी आपको हाइड्रोजन कम मिल रहा है, स्पेसिफिकली कोल गैसिफिकेशन में आपको हाइड्रोजन कम मिल रहा है। तो अगर आप हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ाना चाहते हो, तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द yield of hydrogen gas, in order to increase the yield of hydrogen gas, हम लोग क्या करते हैं, हम वाटर गैस में से, ये वाटर गैस भी कहलाती है, ये भाई कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर है, ये वाटर गैस भी कहलाता है, ये सिंथेटिक गैस यानी कि सिन गैस भी कहलाता है। तो आपने ये सिन गैस में से कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर वाटर के साथ ट्रीट कर दिया, यानी स्टीम ऑफ वाटर के साथ ट्रीट कर दिया, बट यहां पर टेम्परेचर 673 केल्विन रखा। और गाइस मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कैटलिस्ट आपको यूज करना है आयरन क्रोमेट। क्या कैटलिस्ट यूज करना है? आयरन क्रोमेट। तो यहां पर क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना लेगा CO2 और थोड़ा सा और हाइड्रोजन निकल आएगा। तो अगर आपको हाइड्रोजन गैस की यील्ड बढ़ानी है, क्योंकि गाइस हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन सीख रहे हैं। हमने सिन गैस या वाटर गैस बनाई, हमने सिन गैस या वाटर गैस बनाई, हमने सिन गैस या वाटर गैस बनाई, ठीक है, बन गई, बहुत अच्छी बात है, हमने बनाई, बहुत अच्छा हुआ, हमने एक नई चीज बनाई, हमने एक नई चीज सीखी। लेकिन हमारा मेजर पर्पस क्या है? हमारा मेजर पर्पस क्या है? हाइड्रोजन बनाना, क्योंकि हमारी कंपनी काहे की खोली है हमने? हाइड्रोजन बनाने की। तो मेरे पास में एक और ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिसमें मैं हमारी जो क्या है सिन गैस है जो बन रही है, मैं उस सिन गैस में से भी थोड़ा सा और हाइड्रोजन निकाल लूं। तो मैं क्या करूंगा, कोल गैसिफिकेशन से
या हाइड्रोकार्बन प्लस वाटर से किसी भी मेथड से जो मुझे सिन गैस मिल रही है, सिंथेटिक गैस मिल रही है या वाटर गैस मिल रही है, अगर मैं उस सिन गैस या वाटर गैस में से कार्बन मोनोऑक्साइड को निकाल लूं और कार्बन मोनोऑक्साइड का आयरन क्रोमेट की प्रेजेंस में 673 केल्विन्स पर वाटर की स्टीम के साथ रिएक्शन कर लूं तो सिन गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड बदल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और ये स्टीम का हाइड्रोजन मिल जाएगा। मतलब मेरी हाइड्रोजन की यील्ड बढ़ गई। थोड़ा हाइड्रोजन तो पहले ही मिल चुका है, थोड़ा हाइड्रोजन और मिल गया। तो इस तरीके से वी कैन इंक्रीज द यील्ड ऑफ, हम इंक्रीज कर सकते हैं हमारी यील्ड ऑफ हाइड्रोजन को और इस रिएक्शन को बोलते हैं व्हाट? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं। इट वॉज आस्क्ड इन जेई कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इसको आप हाइड्रोजन से अलग कैसे करोगे, क्योंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो गाइस यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सोडियम आर्सेनाइट का एक सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके इस मिक्सचर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करने के लिए आप लोग बस क्या करें, सोडियम आर्सेनाइट के सॉल्यूशन का इस्तेमाल करें। स्टार बनाकर, गोला बनाकर इसको लिख ले। जहां पर मैं बादल बादल बनाता हूं वो बहुत जरूरी चीज होती है, तो इसको जरा गोला बनाकर लिख ले, बादल बना के लिख ले कि सोडियम आर्सेनाइट का सॉल्यूशन आपकी मदद करेगा इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से निकाल के बाहर फेंकने के अंदर। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुलगुलो, मेरे बुलबुलो? क्या ये चीज क्लियर हो गई? एंड गाइस ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड में हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए इसी मेथड का इस्तेमाल होता है। यहां पर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये यूजुअली आपको कौन प्रोवाइड करता है? जितनी भी आपकी पेट्रो केमिकल इंडस्ट्रीज होती है ना, हमारे जो मोटा भाई हैं अंबानी भाई, उनकी जो पेट्रोकेमिकल कंपनीज है वही ये हाइड्रोकार्बन्स जो बच जाते हैं उनके पास में ये हमें प्रोवाइड करती है और फिर उससे दूसरी कंपनीज क्या करती है, हाइड्रोजन बनाती है। मतलब मोटा भाई पूरे इंडिया पे राज कर रहे हैं। मोटा भाई के पास पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से ही सब चल रहा है। ये हाइड्रोजन गैस वेस जो मिल रही है सब पेट्रोलियम से चल रही है। तो इंडिया में या वर्ल्ड में जो मेजर हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हो रहा है वो इसी मेथड से हो रहा है, कोल गैसिफिकेशन से या सिंपल सिंथेटिक प्रोडक्शन से या वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन से। और इन सब के लिए जो हाइड्रोकार्बन आ रहे हैं वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री दे रही है। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। ठीक 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 हो गया, कोई परेशानी? चलो गाइस, तो यहां पर मैं मेरे प्यारे बच्चों के साथ कंप्लीट कर चुका हूं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। गाइस फोर्थ पॉइंट, ये जो मैंने अभी अभी आप लोगों को पढ़ाया है बस यही आप लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में से। बाकी प्रिपरेशन की कोई इतनी ज्यादा हाई डिमांड नहीं है, कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। प्लीज मेक दिस पॉइंट वेरी मच क्लियर कि आपको अब ज्यादा जरूरत नहीं है, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है वही हमको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट गाइस, लेट्स टॉक अबाउट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। भाई क्या करना, बकवास, एकदम बकवास। क्या बकवास? भाई पहली चीज, हाइड्रोजन एक कलरलेस गैस होती है। हाइड्रोजन एक ऑर्डरलेस गैस होती है। हाइड्रोजन एक टेस्टलेस गैस होती है। हाइड्रोजन इनसॉल्यूबल होती है वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि वाटर होता है पोलर, एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज तो एक एंड पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन हाइड्रोजन गैस होती है नॉन पोलर, H2। दोनों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, तो ना तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना तो कोई पॉजिटिव होगा, तो हाइड्रोजन गैस होती है नॉन पोलर इसलिए। और पांचवा पॉइंट, इट इज लाइटर देन एयर। एयर से हल्की होती है इसलिए ये एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में ऊपर होती है और इतनी ज्यादा ऊपर होती है कि हवा में उड़ जाती है। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। बाकी इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। तीनों आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका
हमारे अर्थ पर, अर्थ क्रस्ट में 15.4% कॉन्सेंट्रेशन होता है बाय मास, वो भी हम देख चुके हैं। एटमॉस्फेयर में 0.15% के आसपास ये होती है, वो भी हम देख चुके हैं। इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिवर्स में हर जगह होता है 70% बाय मास, स्पेसिफिकली जुपिटर और सैटर्न जैसे प्लैनेट्स में, सन और स्टार के अंदर। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये एक बार तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एंड अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। तो हेडिंग डाल लीजिए मेरे लाडले बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बेसिक बात डिस्कस करना चाहूंगा, दैट हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस टर्म बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या आप लोगों ने कभी यह टर्म सुनी है? जी हां, आप लोगों ने पक्का मेरे साथ में अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हो तो यह बात सुनी है। तो गाइस होता क्या है, एक हाइड्रोजन का एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है और इस तरीके से एक डाई एटॉमिक गैस का फॉर्मेशन करता है H2। नाउ गाइस होता क्या है कि ये जो सिंगल बॉन्ड होता है, ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, इट हैव हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी कि लगभग 484.3 किलो जूल्स पर मोल के आसपास इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। एंड गाइस ध्यान रखेगा, किसी भी कंपाउंड में जो सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे अगर आप मान लीजिए F2 डिस्कस करें, अगर आप Cl2 डिस्कस करें, अगर आप कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को डिस्कस करें, ये सारे जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं ये सब इसके आसपास भी नहीं आते। मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको सबसे ज्यादा एनर्जी हाइड्रोजन के अंदर देनी होती है, और अगर आप इतनी ज्यादा हाई एनर्जी देने के बाद इसके बॉन्ड को तोड़ पाते हैं तभी ये रिएक्शन कर पाएगा। हाइड्रोजन जब अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तब ये रूम टेम्परेचर पे, तब ये आपके रूम टेम्परेचर पे मतलब 298 केल्विन्स पर इट विल रिमेन इनर्ट। अब आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको हाइड्रोजन गैस को हमेशा रूम टेम्परेचर पे इनर्ट क्यों बोलता आया हूं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप लोगों को इमेंस अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एंड इतनी ज्यादा एनर्जी यूजुअली हमारे पास होती नहीं है रूम टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो हाइड्रोजन होता है इट इज टेक्निकली इनर्ट, इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। तो क्या हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करता? नहीं, ऑफ कोर्स रिएक्ट करता है, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन रिएक्ट्स, बट ऑफ कोर्स ऑक्सीजन रिएक्ट्स बट एट अ हायर टेम्परेचर। हाइड्रोजन नो डाउट रिएक्ट करेगा बट एट अ हायर टेम्परेचर। इनफैक्ट ये देखा गया है कि 0.81% हाइड्रोजन अपने एटॉमिक फॉर्म में ब्रेक हो जाता है एट 2000 केल्विन्स। हाइड्रोजन अपने एटॉमिक फॉर्म में टूट जाता है एट 2000 केल्विन, और जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो यह देखा जाता है कि लगभग 5000 केल्विन्स पर, यानी कि आप सन पे पहुंच गए हो, जब आप सन पर पहुंच जाते हो तब आपका हाइड्रोजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में टूट जाता है 95.5%। मतलब सीधा सा हिसाब है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता जाएगा, लेकिन लोअर टेम्परेचर पे तो भाई साहब ये पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या ये बात अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? अच्छा एक सेकेंड, इट इज 0.081, ये बहुत ही ज्यादा छोटा नंबर होता है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होता है और इसीलिए हाइड्रोजन यूजुअली रिएक्ट नहीं करता एट अ वेरी लो टेम्परेचर। आपको हाइड्रोजन को रिएक्ट कराने के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, उसी के बाद ये रिएक्ट करता है।
तो सर क्या मान लीजिए हम लोग 5000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इस अर्थ पर दे पाएंगे? क्या यह हमारे लिए पॉसिबल है? नहीं, 5000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हर बार हमारे लिए देना पॉसिबल नहीं है। तो फिर हाइड्रोजन को रिएक्ट कराने के लिए क्या क्या कंडीशंस होगी? पहला, या तो आप हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कराओ, भाई ये तो पॉसिबल है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ। अगर टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक आर्क मेथड का इस्तेमाल करो, मतलब हाई वोल्टेज में करंट सप्लाई करो, हाई वोल्टेज में करंट दो। और तीसरा और सबसे इफेक्टिव तरीका होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का इस्तेमाल करो। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का इस्तेमाल करो। ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आपके हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 484 किलो जूल्स पर मोल के आसपास की एनर्जी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो गाइस, केमिकल रिएक्शंस पढ़ने से पहले हमने केमिकल रिएक्शंस करने के लिए जो कंडीशंस हैं या जो परेशानियां हैं हमने वो देखी। मतलब अब आप ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अभी तक आपके मन में था कि हाइड्रोजन मतलब क्या? इजीली रिएक्टिव। हाइड्रोजन एक छोटी सी गैस है, छोटा सा बच्चा फटाक से रिएक्ट कर लेगा। सर कहते हैं कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोजन और कार्बन पर बेस्ड है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होना पॉसिबल है, कार्बन और हाइड्रोजन आराम से रिएक्ट कर लेंगे। लेकिन मैंने ऐसा कब बोला कि हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव होगा? ना मुन्ना, हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव नहीं होगा, वो तो इनर्ट होगा। आपको उसको 484.3 किलो जूल्स के आसपास की या 490 किलो जूल्स के आसपास की एनर्जी देनी पड़ेगी। इन तीनों मेथड्स में से किसी भी मेथड का इस्तेमाल करो, तब तुम्हारा हाइड्रोजन तब जाकर रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा, नॉट बिफोर दैट। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अब इमेजिन करो कि आपने आपके हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दिया और अब आपका हाइड्रोजन अपने एटॉमिक फॉर्म में आ गया। तो आपका जो एटॉमिक हाइड्रोजन है, एटॉमिक हाइड्रोजन रिएक्ट्स बाय, अब आपका जो एटॉमिक हाइड्रोजन है जिसके पास में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तीन तरीके से रिएक्ट कर पाएगा। पहला, या तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। पहला कैसे? बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, जिससे ये H+ आयन बना लेगा, प्रोटॉन बन जाएगा। जब ये प्रोटॉन बन जाएगा तो हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, फिर तो इसको बहुत जरूरत होगी रिएक्शन करने की। दूसरा, या तो ये एक्सेप्ट कर ले इलेक्ट्रॉन, और आप लोग सब जानते हैं हाइड्रोजन सिर्फ मेटल्स के सामने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और हाइड्राइड बनाता है, हम रेडॉक्स रिएक्शन में सीख के आ चुके हैं। और तीसरा, जो कि मैक्सिमम जगह पर देखा गया है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, दैट इज बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, किसी भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये अपने ड्यूप्लेट को पूरा कर लेगा और कंपाउंड बना लेगा। तो अगर आपको आपके हाइड्रोजन की रिएक्शन करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका हाइड्रोजन रिएक्ट करे, तो आपको तीन ही तरीके यहां पर दिखाई देंगे। और ये बड़ा यूनिक फीचर होता है हाइड्रोजन का कि हाइड्रोजन तीनों तरीके से रिएक्ट करता है, प्रोटॉन बन के भी, नेगेटिव आयन बन के भी, यानी इलेक्ट्रॉन लेकर भी, और इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी। तो गाइज ये बात बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको जरा एक बार फटाफट से अपने पास में नोट कर लो, ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी रहे कि हाइड्रोजन खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाएगा अच्छे अच्छे होगा। समझ में आ रही है बात? इट इज नॉट दैट मच इजी। इसकी रिएक्शन करने के लिए हमारी जाती है। नोट करो, क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आई? हा 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 हा। चलिए ग्रेट। तो गाइस अब हम लोगों ने ये समझ लिया कि हमारे हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी करना थोड़ा मुश्किल है, पर हम लोग फिर भी ये देखते हैं कि हाइड्रोजन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। इनफैक्ट मैक्सिमम कंपाउंड्स बनाने की इसमें ताकत होती है। तो देखते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस ये कर सकता है। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विथ हेलोजन्स। जब कभी भी आपके हाइड्रोजन के सामने, मेरे लाडले बच्चों, कोई भी हेलोजन आएगा, H2 विथ X2, ये क्या करेगा? 2HX बनाएगा। इसको कॉमन लैंग्वेज में हेलिक एसिड्स बोला जाता है। हेलिक एसिड्स या हाइड्रो क्लोरिक एसिड बोल सकते थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, या HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको यूजुअली हाइड्रोजन
हेलाइड्स भी बोला जा सकता है। तो इसके दो नाम होते हैं, या तो हेलिक एसिड्स। हेलिक एसिड्स कब? जब ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो, क्योंकि पानी के अंदर जाके ये एक एसिड एसिड बनता है, इक्विलिब्रियम में सीखा था। और अगर पानी के अंदर नहीं है, गैसियस फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, तो हाइड्रोजन हेलाइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाइड्रोजन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ करते हैं तो ये 2HF बनाएगा। या तो इसको फ्लोरिक एसिड बोल लो या इसको हाइड्रोजन फ्लोराइड बोल लो। गाइज यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये केमिकल रिएक्शन डार्क में ही हो जाती है। ये हाइड्रोजन की ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें ना तो टेम्परेचर देना है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, ना तो अल्ट्रावायलेट रेस पास करनी है। ये अंधेरे में ही हो जाएगी। और इसके पीछे रीजन हाइड्रोजन नहीं, इसके पीछे रीजन फ्लोरीन है। बिकॉज फ्लोरीन हैव अ वेरी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एक फ्लोरीन का एटम दूसरे फ्लोरीन एटम के साथ में मजबूरी में जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? मजबूरी में। सर मजबूरी में क्यों? क्योंकि बेटा फ्लोरीन का एटम बहुत छोटा है, और फ्लोरीन का एटम छोटा होने के साथ साथ फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो जब दो छोटे छोटे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन शेयर करके इस प्रकार से कंपाउंड बनाते हैं, तो एक तो इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स ये दूसरे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स के इतने करीब आ गए कि इन इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो गया। दूसरा, ये दोनों फ्लोरीन इतने नजदीक आ गए कि ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस और ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस इतना ज्यादा क्लोज आ गया कि इनके बीच में भी रिपल्शन स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली यहां पर फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव जरूर है, बहुत ताकतवर जरूर है, लेकिन दो छोटे छोटे फ्लोरीन के एटम एकदम क्लोज आने की वजह से, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस करीब आ गए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन करीब आ गए तो भी रिपल्शन होता है। तो ये बहुत छोटा होने की वजह से अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन भी काफी मात्रा में है। इसलिए फ्लोरीन बड़े आराम से अपने फ्री रेडिकल फॉर्म में टूट जाता है। और जब फ्लोरीन अपने फ्री रेडिकल फॉर्म में टूटता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। इट बिकम्स हाईली रिएक्टिव। और जब ये रिएक्टिव हो जाता है, फिर ये जाकर हाइड्रोजन पर अटैक करता है और हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लेता है। क्या ये बात समझ में आ गई? इस वजह से आपका जो हाइड्रोजन है वो डार्क में भी रिएक्शन कर पाता है। लेकिन हाइड्रोजन के बाद अगर आपके पास में क्लोरीन आ गया, तो फिर क्लोरीन के लिए आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस लगेंगे HCl बनाने के लिए। अगर आपके पास में ब्रोमीन आ गया तो फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट करना पड़ेगा, तब रिएक्शन पॉसिबल है। और अगर आयोडीन आ गया तो आयोडीन के लिए हीटिंग के साथ साथ आपको कैटलिस्ट भी लगेंगे। कैटलिस्ट के बिना रिएक्शन ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप खुद देख सकते हो फ्लोरीन के बाद रिएक्टिविटी पर क्या असर पड़ रहा है। कितना इजी था मेरे गुलगुलो, कोई परेशानी? क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या बच्चे को डराएगा मेरे। दूसरा है मेरे लाडले बच्चों का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अरे भाई बहुत इजी है। ओ गुलजारी लाल, ओ कितना इजी चीज बना रहा है तू। ओ ये तो मैं चुटकियों में कर लूंगा। ओए क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक चेंबर या इन प्रेजेंस ऑफ करंट। ठीक है, तब यहां पर क्या कर रहे हो? हाई वोल्टेज में करंट सप्लाई कर रहे हो। आप यहां पर हाई वोल्टेज में करंट सप्लाई कर रहे हो, तब ये जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके पानी के अंदर। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, स्टार बना के एक पॉइंट लिखेंगे दैट दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। कैसी होती है मेरे गुलगुलो? मेरे गुलगुलो की ये केमिकल रिएक्शन हाईली, बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई परेशानी? पक्की बात। हाई वोल्टेज के अलावा ये रिएक्शन अगर आप कैटलिस्ट डाल के अगर आप हीट भी करते हो तो भी आपको हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को रिएक्ट करके वाटर मिल सकता है। और इसकी जो एक्सोथर्मिक वैल्यू होती है, ये अप्रोक्सीमेटली आप याद रखिएगा 293 माइनस में किलो जूल पर मोल होती है। पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हो ना। माइनस का मतलब तो आप लोग सभी जानते हो कि माइनस का मतलब क्या होता है।
तो मेरे प्यारे बच्चों क्या ये चीज क्लियर हो गई? पक्की बात। चलिए ग्रेट। अगली केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। अब मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, आपका जो हाइड्रोजन है अगर ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो नाइट्रोजन विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ, अच्छा रिएक्शन वैसे रिवर्सिबल भी होती है, मतलब हाइड्रोजन का भरोसा नहीं, वापस से भी बनने लग जाएगा। लगभग 600 केल्विन्स पर 10 से 20 एटीएम के प्रेशर पर और आयरन कैटलिस्ट इस्तेमाल करने पर और मोलिब्डेनम नाम का प्रमोटर इस्तेमाल करने पर, इतनी सारी चीजों के इस्तेमाल करने पर आपको ये अमोनिया बनाकर देता है। मतलब टेम्परेचर भी हाई, प्रेशर भी हाई, कैटलिस्ट भी चाहिए और कैटलिस्ट को सपोर्ट करने वाला प्रमोटर भी चाहिए। मतलब कैटलिस्ट का असिस्टेंट होता है प्रमोटर, कैटलिस्ट के काम को सपोर्ट करने के लिए आपको प्रमोटर चाहिए होता है, तब जाकर ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अमोनिया बनाता है। ये रिएक्शन भी काफी एक्सोथर्मिक होती है, अप्रोक्सीमेटली -92.6 किलो जूल पर मोल की एनर्जी ये रिलीज करता है। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। और ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है ये इंडस्ट्रियल लेवल पर हाबर प्रोसेस कहलाती है। मतलब जिस प्रोसेस से आप हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाबर प्रोसेस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाबर प्रोसेस। क्या मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? क्या हाबर प्रोसेस इस तरीके से क्लियर हो गई? पक्की बात, श्योर शॉट। आगे बढ़े, चलिए ग्रेट, इतना नोट कर लो फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। गाइस इट शुड बी 200 एटीएम, 10 एटीएम दूसरी जगह आता है क्योंकि 600 200। हाँ, इसको गाइस याद करने का तरीका क्या देख लो, जिस तरीके से मैंने दिमाग में टिकाया है आपको भी टिका के रखना है। 600 200 कितने का रेशो? टेम्परेचर का रेशो 3:1 का। कैसे मैंने याद रखा था? देखो 600 केल्विन 200 एटीएम, 3:1 का रेशो। भाई 200 को 600 डिवाइड कर दो, 3:1 होगा। इसी रेशो में आपका हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा है। तो आप एक काम करो, आप दिमाग में टिकाने के लिए 3H2 पहले लिख दो और 1N2 बाद में लिख दो। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगी 3:1 के रेशो में रिएक्ट कर रही है, 3:1 के रेशो में आपका टेम्परेचर और प्रेशर भी है। ये दिमाग में टिकाने की ट्रिक मैंने बनाई थी, ये आप भी देख लो। तभी मुझे अब एकदम क्लिक कर गया कि यार वो ट्रिक तो मैंने लगाई नहीं, तो मुझे याद आ गया। तो गाइस इसको जरा फटाफट से नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, नोट करो इसको। ओके मेरे प्यारे बच्चों, लिख लिया? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? चलिए ग्रेट। तो पहली 3 केमिकल रिएक्शंस पढ़ने के बाद हम चौथी केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जो हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में सीखी थी। और वहां पर हमने एक स्पेशल कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि जब मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 की जगह -1 हो जाता है। तो ये वही केमिकल रिएक्शन है, यानी कि आपका जो हाइड्रोजन है इट कैन रिएक्ट विथ मेटल्स ऑल्सो, यानी आपका जो हाइड्रोजन है वो मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन यहां पर हमेशा ध्यान रखना दैट दिस रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस, दिस रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट अ हाई टेम्परेचर। कहां पर? एट अ हाई टेम्परेचर ओनली। लो टेम्परेचर पे तो काम नहीं बन पाएगा, ठीक है? टेम्परेचर आपको हाई ही रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपके पास में H2 है, तो यहां पर 2 मोल्स ऑफ मेटल आएगा, तो यहां पर 2 MH बन जाएगा। इसको बोला जाता है मेटल हाइड्राइड। और गाइज यूजुअली आपका हाइड्रोजन हर किसी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसकी जो मेजर रिएक्शंस देखी गई है, मेजरली इट रिएक्ट्स विथ एल्कली मेटल्स, यानी जो आपके ग्रुप 1 के होते हैं ना उनके साथ। जैसे मान लो हाइड्रोजन की रिएक्शन आपने सोडियम के साथ करी तो 2 मोल्स ऑफ NaH मिल जाएगा। और उसके बाद सेकेंड नंबर पर ये अल्कली अर्थ मेटल के साथ यानी ग्रुप 2 के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड विथ योर ग्रुप 2 यानी कि योर एल्कली अर्थ मेटल्स, इन दो के साथ ये रिएक्शन करते हैं ज्यादातर
बस उसके अलावा और कोई खास रिएक्शन करते हुए मेरे लाडले बच्चों ये नजर नहीं आते। जैसे फॉर एग्जांपल Mg प्लस Ca, तो ये CH2 बना लेगा, कैल्शियम हाइड्राइड, बस इसके अलावा कोई खास रिएक्शन करता हुआ नजर नहीं आता। पांचवी केमिकल रिएक्शन इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इज द रिएक्शन विथ मेटल सॉल्ट्स, is the reaction with your metal salts and metal oxides. Guys, ये केमिकल रिएक्शन एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तौर पर हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, लेकिन ऐसे भी तो मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं जो कि लेस रिएक्टिव हैं योर देन हाइड्रोजन। अच्छा, एनसीईआरटी पता है क्या बोलती है? एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है वो मेटल्स जो आयरन से कम रिएक्टिव हैं वो हाइड्रोजन के साथ में ये रिएक्शन कर पाएंगे। तो गाइस, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव याद रखो आप, आयरन वायरन भूल जाओ। वो मेटल जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है वही ये रिएक्शन कर पाएंगे, उन्हीं को हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर पाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट में से हटा देता है। तो यहां पर हाइड्रोजन से जो लेस रिएक्टिव मेटल होंगे उनको हाइड्रोजन उन्हीं के सॉल्ट में से डिस्प्लेस करके खुद जुड़ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो यहां पर ऐसे कौन कौन है? कॉपर है, देन आपका लेड है, देन आपका पैलेडियम है, देन आपका मरकरी है, देन आपका सिल्वर है, देन आपका गोल्ड है एंड देन आपका प्लेटिनम है। ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो आपके हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस है ये बस इन्हीं मेटल्स के साथ हो पाएगी। ये हर मेटल के साथ लगाने की कोशिश मत कर देना। पता चला सबके साथ लगा दी, ना 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 मेरे गुलगुलो, सबके साथ नहीं होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में पैलेडियम डाई पॉजिटिव का कोई सॉल्ट है, चलो ऐसा लिखते हैं PdCl2। चलो एक बार मैं एनसीईआरटी का एक एग्जांपल उठा के ले आता हूं ताकि आपको वही करा दूं। चलो ठीक है, हाँ, तो यहां पर PdCl2 है, पैलेडियम डाइक्लोराइड। अगर आपके सामने यहां पर हाइड्रोजन आ गया तो हम लोग सब जानते हैं कि हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन PD। तो हाइड्रोजन PD को इसी के सॉल्ट में से हटाकर 2 मोल्स ऑफ HCl बना देगा और PD को बाहर कर देगा। समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, यहां पर पैलेडियम पर +2 चार्ज है, हाइड्रोजन पर 0। अब यहां पर हाइड्रोजन पर +1 आ गया और पैलेडियम पर 0। तो पैलेडियम का यहां पर क्या हो गया? चार्ज +2 से 0 हो गया, मतलब PD यहां पर क्या हो गया? रिड्यूस। मतलब हाइड्रोजन ने यहां पर कैसे एक्ट किया? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट किया। खुद ऑक्सीडाइज हो गया, खुद बिल्कुल ऑक्सीडाइज हो गया। इसने खुद का क्या कर लिया? ऑक्सीडेशन कर लिया, लेकिन इसने पैलेडियम को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, मेटल ऑक्साइड के साथ भी यही होगा। तो अगर आप यहां पर y मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ले लो और अगर आपके पास में MxOY टाइप का ऑक्साइड है तो यहां पर यह हाइड्रोजन इस लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके y मोल्स ऑफ H2O बना लेगा और आपका x मोल्स ऑफ मेटल बाहर हो जाएगा। समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों को बात? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में यहां पर Cu2O है, तो Cu2O के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन इस कॉपर को लात मार के बाहर भगा देगा और कॉपर को बाहर कर देगा। इस तरीके से आपको यहां पर आपका कॉपर के 2 मोल्स बाहर मिल जाएंगे, यानी कॉपर का हो गया यहां पर रिडक्शन और हाइड्रोजन ने बर्ताव किया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जो आपका हाइड्रोजन परफॉर्म करता है। लेकिन गाइस, लिस्ट जो मैंने दी है उसको नोट कर लेना, क्योंकि ये लिस्ट एनसीईआरटी के अंदर नहीं दी हुई है। ठीक है, चलिए ग्रेट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, 6th केमिकल रिएक्शन के साथ चलते हैं।
जो कि हमारी आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी है। चलिए ग्रेट गाइस, आप लोगों ने डॉक्टर्स को यह कहते हुए सुना होगा हार्ट पेशेंट्स को कि आप लोग घी, बटर जैसी चीजें ना खाएं। ऐसा क्यों? इनफैक्ट डॉक्टर्स ऐसा नहीं बोलता कि आप तेल मत खाओ, डॉक्टर्स बोलता है आप जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं, डॉक्टर बोलता है कि आप जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल जैसे कि कौन कौन सा, सनफ्लावर ऑयल, आपका कोकोनट ऑयल, आपका ऑलिव ऑयल, ये ऑयल्स खाने के लिए बोलता है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों ये सारे ऑयल्स अनसैचुरेटेड होते हैं। These are unsaturated oils. What do you mean by unsaturated? Unsaturated का मतलब होता है कि ये जो ऑयल्स है बेसिकली ये ऑयल्स आर नथिंग बट हाइड्रोकार्बन्स। ये भी एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं, बट इनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये ऑयल्स अनसैचुरेटेड ऑयल्स कहलाते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जब कार्बन 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 में सब जगह सिंगल बॉन्ड हो, व्हेन कार्बन कार्बन हैव सिंगल बॉन्ड्स, वो सैचुरेटेड होता है। मतलब अब उस कार्बन को एक भी एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, एक भी एटम के साथ किसी प्रकार की रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, अब वो फुल्ली स्टेबल हो गया है। लेकिन यहां पर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होने का मतलब है कि इस कार्बन के पास में दो बॉन्ड जबरदस्ती के पाई बॉन्ड बने हुए हैं, दो बॉन्ड ऐसे बने हुए हैं जिसकी कार्बन को जरूरत नहीं है और वो इसे तोड़ना चाहता है। कब? जब उसके पास में नए एटम्स आ जाएं। तो ये कार्बन हमेशा रिएक्शन करने के लिए तैयार है। सिमिलरली ये कार्बन भी रिएक्शन करने के लिए तैयार है क्योंकि इसके पास में भी एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है। तो अनसैचुरेटेड कार्बन हमेशा रिएक्शन करने के लिए तैयार रहेंगे। तो अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स डॉक्टर्स हमें खाने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये ऑयल आपके माउथ से होता हुआ, आपके स्टमक से होता हुआ आपके इंटेस्टाइन में जाएगा तो आपके बॉडी के डाइजेस्टिव जूसेस, आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन ऑयल्स का ब्रेक डाउन कर देंगे, इन ऑयल्स को तोड़ देंगे और ये ऑयल्स जब टूट के हमारे सेल्स में जाएंगे तो सेल्स में जाकर ऑक्सीडाइज होकर हमें एनर्जी देंगे। मतलब इन अनसैचुरेटेड ऑयल्स का हमारा बॉडी लगभग पूरी तरीके से डाइजेशन कर देता है और डाइजेशन हमारे काम का होता है क्योंकि हमें उससे एनर्जी मिलती है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर अनसैचुरेटेड नेचर। लेकिन गाइस क्या होता है, ये महंगे पड़ते हैं। तो मार्केट में क्या किया जाता है, इन अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करा दिया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लेटिनम या निकल एज अ कैटलिस्ट। एज अ कैटलिस्ट इनको इस्तेमाल करके तो यहां पर आपके पास में बन जाता है सैचुरेटेड वनस्पति घी, सैचुरेटेड वनस्पति फैट, यानी कि इसको वनस्पति घी बोलते थे। आपने मार्केट में सुना होगा एक ब्रांड आता था डालडा घी। तो ये जो डालडा घी था ये सैचुरेटेड फैट था। मतलब क्या करते थे, तेल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके नकली घी बना देते थे। इट इज हैविंग अ टेक्सचर लाइक घी, लेकिन होता ये ऑयल था। और कैसा ऑयल? सैचुरेटेड ऑयल। सैचुरेटेड ऑयल मतलब अब यहां पर इसके अंदर पूरी तरीके से सैचुरेशन आ गया है। मतलब जितने भी कार्बन 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 के बॉन्ड्स हैं वो सब कैसे बॉन्ड्स हो गए? सिंगल बॉन्ड्स, विच मेक्स देम नॉन रिएक्टिव इन नेचर। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर होता है? इतना क्लियर हो रहा है? मतलब क्या कि ये बन गया सैचुरेटेड ऑयल। अब ये फैट जब आप खाओगे, जब ये आपकी बॉडी में जाएगा तो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स इससे बोलेंगे कि हम रिएक्शन कर लें, हम आपको तोड़ दें। तो ये क्या बोलेगा? मैं नहीं बात करता। ये अपने आप को क्या समझेगा? मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो फिर अपनी बॉडी क्या बोलेगी? इसको बोलेगा भाग भाग, इतनी सुंदर अपने आप को समझ, चल भाग। तो बॉडी इसको डाइजेस्ट करने से मना कर देगी। अब बॉडी अगर डाइजेस्ट नहीं करेगी तो भाई आपके इंटेस्टाइन से ब्लड में तो डाल दी जाएगी और ब्लड में ये घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा और कहां पहुंचेगा? तुम्हारे हार्ट की मोटर,
तुम्हारे पानी की मोटर के पास, तुम्हारे ब्लड की मोटर के पास कौन? तुम्हारा हार्ट। ये तुम्हारी मोटर है, इसका काम दिन भर खून इधर से उधर, उधर से उधर भेजना होता है। तो यार जब बार 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 ये ब्लड हार्ट में जाएगा तो धीरे धीरे आर्ट, जो आपका हार्ट है उसकी जो आर्टरीज है, उसकी जो वेन्स है, उसमें ये धीरे 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 जमने लगेगा और हार्ट की नलियों में, वेन्स में ब्लॉकेजेस कर देगा और हार्ट अटैक को इनिशिएट करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, दिस इज गुड फॉर हेल्थ। लेकिन हमारे मार्केट में डालडा घी मिलता है, आप किसी भी भंडारे में खाने जाओ, आप किसी भी लंगर में खाने जाओ, लंगर अच्छी क्वालिटी का हो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी मंदिर वगैरह का कोई नेता वेता अगर कोई लंगर करवा रहा है तो भैया जो मार्केट में घी आता है वो 600 रुपये किलो आता है, और ये जो नकली वाला घी है ये बहुत सस्ते में पड़ जाता है। तो सस्ता घी लाके गुलाब जामुन और सब जो गुलाब जामुन वगैरह जो भी चीज़ घी में बनती है, वो बूंदी के लड्डू वगैरह, वो सब नकली घी में बनते हो और तुम तबीयत से सूद देते हो। आन दो 10-10, 15-15 गुलाब जामुन, उससे अगले दिन गला भी खराब हो जाता है और बाद में तुम्हारा हार्ट भी खराब होगा। इसलिए अवॉइड करो, मैं कहता हूं अवॉइड करो, मस्त घर पे खाओ। तो गाइज ये क्या हो गई? तो इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोजन की रिएक्शन किसके साथ? ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। यार ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है क्या? मुझे बताओ। बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि आपका जो ऑयल है वो हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो इट इज अ प्योर हाइड्रोकार्बन। तो मतलब कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और क्या करता है? अनसेचुरेटेड ऑयल्स को सेचुरेट कर देता है। मतलब इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन भी बोला जा सकता है, इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन भी बोला जा सकता है, मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि क्या बोलते हैं इसको? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आपने ऐड कर दिया। अच्छा, टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कम टेम्परेचर पे ये चीज नहीं होगी। ये नोट करो। फिर आपको एक और रिएक्शन इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गए तुम्हारे घी बनाने की बात। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यार फायदा तो है यार, साला वनस्पति घी बनाओ और नॉर्मल घी में मिक्स करके बेचो मार्केट में, हा पैसा ही पैसा होगा, मैं भी अंबानी बनेगा, अपन मोटा भाई बनेगा। तो देख लो भाई, तुम्हारी इच्छा। नाउ गाइस, अगली बात, मान लो आपके पास में एक अल्कीन है। आपको अल्कीन तो पता है ना? अल्कीन का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, दिस इज योर एल्कीन। आपकी एनसीईआरटी इसको ऑलेफिन्स भी बोलती है। ऑलेफिन्स मतलब जिनसे ऑयल्स बने। अभी आपको पता है ना, जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो अनसेचुरेटेड होते हैं, तो इसको ऑलेफिन्स भी बोला जाता है। ठीक है, आप इसको अल्कीन याद रखो। अच्छा, ये आर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये आर का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, आर का मतलब आप यहां पर CH3 भी मान सकते हो। ये आर का मतलब आप यहां पर CH3 CH2 भी मान सकते हो। ये आर का मतलब आप यहां पर आपकी बेंजीन की रिंग भी मान सकते हो। मतलब कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी एक एल्काइल ग्रुप हो सकता है। लंबी चेन भी तो हो सकती है ना, CH2 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 CH3। तो इतनी बड़ी चेन बनाना बेवकूफी है, इसलिए हम उसकी जगह एक छोटा आर लिख देते हैं। आप इतना मत चिंता करो, आप इस पर फोकस करो। तो जब आप आपके ओलेफिन्स को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हो विथ हाइड्रोजन, तो यहां पर क्या होता है? सबसे पहले यहां पर एक हाइड्रोजन जाकर इस कार्बन से जुड़ जाता है, इसको बना लेता है RCH2। ये बॉन्ड डबल टूट जाता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ ये जो बॉन्ड बनाया था, अब ये बॉन्ड ये इस हाइड्रोजन के साथ बना लेता है, तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब ये ऐसा हो जाएगा, ये नया बॉन्ड इधर बन गया। और ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन ने भी ये बॉन्ड इस कार्बन से बना रखा था, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया है तो इस कार्बन को भी नया बॉन्ड बनाना है, तो ये इस वाले कार्बन के साथ एक नया बॉन्ड बना लेगा, ये CO के साथ। अच्छा, दूसरा जो हाइड्रोजन बचा है वो इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ के CH हो जाएगा, और O तो अपनी जगह पर है, तो ये बन जाएगा RCH2 CH2 CHO। मतलब ये क्या बन गया? अल्डिहाइड बन गया। यानी आपने आपके अल्कीन को काय में कन्वर्ट कर दिया, अल्कीन को आपने कन्वर्ट कर दिया काय में? अल्डिहाइड में। क्या ये बात क्लियर होती है? अच्छा, बात अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट फिर हाइड्रोजन के साथ कर दोगे तो ये फिर एक काम करेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से और दूसरा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ के बना लेगा RCH2
CH2। अब ये CH पहले से था, एक हाइड्रोजन और आ गया तो ये हो गया CH2, और ये OH, यानी अब ये काय में बदल गया, एल्कोहल। मतलब आप अल्डिहाइड को वापस से अल्कोहल भी बना सकते हो। तो इस प्रकार आपके हाइड्रोजन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो भाई साहब बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो ये जमा ही है, जहां पर इसकी बहुत पूछ परख है, बहुत इसकी इज्जत होती है वहां पर। तो जरा इतना नोट कर लो, यहां पर आपकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की खत्म हो गई। जितनी डेप्थ में पढ़नी थी उतनी ही डेप्थ में पढ़ाई है, इनफैक्ट ज्यादा बेटर पढ़ाई है। अब जरा इसके फटाफट यूजेस डिस्कस करते हैं और इस पार्ट को खत्म करते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो लाडले बच्चों। डन गाइस, कोई परेशानी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? चलिए तो गाइस यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म आपके डाइहाइड्रोजन की। अब हम हमारे डाइहाइड्रोजन यानी कि H2 की कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस की बात कर लेते हैं, और यहां पर फिर आपका डाइहाइड्रोजन वाला पार्ट खत्म। फिर आपको पढ़ना है हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स के पास पढ़ना है आप लोगों को हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और चैप्टर फिनिश। हा हा हा, ठीक है। तो यूजेस भाई, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई मैंने वो सब इसके यूजेस है। कैसे? देखो, पहला, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया हाबर प्रोसेस की मदद से, विच इज यूज्ड, मतलब अमोनिया काय में यूज होता है, विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स। मतलब अमोनिया का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए किया जाता है। फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग भी जानते हो ना, वो जो खेत वगैरह में यूरिया वगैरह का इस्तेमाल बहुत होता है, यूरिया का इस्तेमाल होता है। और हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, आपने नाम सुना हो, तो आपकी सॉइल में जितने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं उतना फायदा होता है, क्योंकि आपके सॉइल की फर्टिलिटी नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस पर बेस्ड होती है। तो नाइट्रोजन यानी अमोनिया का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सैचुरेटेड ऑयल्स एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड ऑयल्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, आपको याद हो तो हमने CH2CH2CHO बनाया था, और फिर इससे हमने CH2CH2CH2OH बनाया था। याद आया? अभी थोड़ी देर पहले ये रिएक्शन सीखी थी। तो ये अल्डिहाइड है और ये अल्कोहल है, मतलब हाइड्रोजन का क्या इस्तेमाल किया जाता है? इट इज ऑल्सो यूज्ड टू कन्वर्ट ओलेफिन्स। व्हाट आर ओलेफिन्स? आपके एल्कीन्स। ओलेफिन्स बोले तो आपके अल्कीन्स इनटू अल्डिहाइड्स, यानी आप अल्कीन्स को अल्डिहाइड्स में बदल सकते हो एंड अल्डिहाइड्स को फर्दर अल्कोहल में बदल सकते हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज हो गया मेरे लाडले बच्चों का। आई बात समझ में? अच्छा, चौथा, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर HCl। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर HCl, और आप लोगों को मालूम है कि आपका HCl कितना इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट होता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट। ये लेबोरेटरी रिएजेंट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा यूटिलिटी रखता है। पांचवा, हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब आपका रॉकेट फ्यूल, इट इज हाईली कंबस्टिबल। हाइड्रोजन एक हाईली कंबस्टिबल गैस है, तो जब आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा तो वो क्या करेगा? वो वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। मतलब ये इतनी ज्यादा एनर्जी देगा कि रॉकेट को अर्थ के बाहर फेंक देगा। और जो इसका वेस्ट मटेरियल बना, इट इज नॉट एट ऑल हार्मफुल। भाई अगर आप कोई ऐसा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें कार्बन है, तो वहां पर वेस्ट मटेरियल या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो वो हमारे अर्थ के लिए हार्मफुल है, ग्रीन हाउस गैसेस है। लेकिन वाटर तो भाई हमें चाहिए, वाटर तो चाहिए, और अगर वाटर चाहिए तो फिर तो ये अच्छी बात है भैया। क्या बोलते हो भैया? क्या बोलती तू?
क्या मैं बोलूं। 7वां पॉइंट, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन वेल्डिंग, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन वेल्डिंग। स्पेसिफिकली क्या होता है, जो तुम्हारा एटॉमिक हाइड्रोजन होता है, एटॉमिक हाइड्रोजन को वेल्डिंग करते वक्त हाई टेम्परेचर देकर तोड़ा जाता है। फिर ये एटॉमिक हाइड्रोजन क्या करता है, इट कंबाइंस एट द सरफेस, यानी जिस भी सरफेस पर आप जिस भी चीज की वेल्डिंग कर रहे हो, ये उस सरफेस पर जाकर कंबाइन करता है। यानी कि क्या होता है, दो एटॉमिक हाइड्रोजन जिस सरफेस पर आप वेल्डिंग कर रहे हो उस पर जाकर कंबाइन होकर H2 बनाते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, और ये रिएक्शन भी कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, which creates a temperature of approximately 2000 say 4000 kelvins, and which is used to melt the iron, which is used to melt the surface of a metal। तो आप वेल्डिंग में करते क्या हो, आप दो लोहे की सरफेसेस को जोड़ते हो, तो जो वेल्डिंग करते समय वो जो टर 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 वो जो स्पार्क निकलता है, वो स्पार्क की वजह से जो वेल्डिंग वाले के पास में जो गैस होती है, वो गैस में हाइड्रोजन होता है, तो वो हाइड्रोजन पहले उस स्पार्क की वजह से टूट जाता है और एटॉमिक हाइड्रोजन में बदल जाता है। अब ये एटॉमिक हाइड्रोजन उस लोहे की सरफेस पर जहां पर आप वो टाका लगा रहे हो वहां पर जाकर गिरेगा, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल होता है, ये वापस से जुड़ के हाइड्रोजन बनाएगा, और जब ये हाइड्रोजन बनेगा तो रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक होगी कि उस सरफेस का टेम्परेचर, छोटी सी सरफेस का टेम्परेचर 2000 से 4000 केल्विन तक पहुंच जाएगा। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों बात। और जब ये वहां पहुंच जाएगा तो फिर वो मेटल की सरफेस मेल्ट हो जाएगी और आप उसको जोड़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये जो गैस होती है वेल्डिंग गैस, इसमें ऑक्सी हाइड्रोजन गैस बोला जाता है इसको, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सी हाइड्रोजन गैस। इट इज नथिंग बट ऑक्सी हाइड्रोजन गैस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लो प्यारे बच्चों, फिर अपन एक लास्ट पॉइंट और लिख लेते हैं। अच्छा, एक काम करो, यहीं ऐड कर देता हूं, इट इज यूज एज अ रॉकेट फ्यूल एंड अदर फ्यूल्स एज वेल एंड फॉर अदर सोर्सेज एज वेल। मतलब दूसरी जगह भी आप इसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये नॉन हार्मफुल होता है, इसका वेस्ट मटेरियल ही वाटर होता है। तो गाइज इतने यूजेस आपके हाइड्रोजन के लिए मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। तो गाइज यहां पर हाइड्रोजन चैप्टर का मैंने आप लोगों को क्या कंप्लीट करवा दिया, पूरी प्रिपरेशन, पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी और ये पूरी केमिकल प्रॉपर्टी और सारे यूजेस, मतलब इन वन लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। अब गाइस जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे हाइड्राइड्स की, हाइड्राइड्स के बाद हम बात करेंगे वाटर की, और वाटर के बाद बात करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। मतलब मान के चलो इन विद इन 2 लेक्चर्स हम हाइड्रोजन चैप्टर भी कंप्लीट करने वाले। तो गाइस कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, पूरी की पूरी चीज यहां पर डिस्कस करा दी है। नो नीड टू ओपन एनसीईआरटी, नो नीड टू सी एनसीईआरटी, बस मेरे नोट्स बनाओ और आगे बढ़ो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू मेरे प्यारे बच्चे।